हेलो जनता, स्वागत है आपका आपके भाई के चैनल में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले एक ब्रांड न्यू टॉपिक जिसका नाम है एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस पे चालू करने से पहले जो एरर एनालिसिस वाला पार्ट है वो आपको बोर्ड्स में उन लोगों ने रिड्यूस किया गया है। रिड्यूस सिलेबस में एरर एनालिसिस वाला पार्ट नहीं है आपके सिलेबस में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज एरर एनालिसिस, जिसमें जो पार्ट जेडब्ल्यू और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर अपना जेडब्ल्यू नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। जैसे आप जो टाइटल में पढ़ ही सकते हो कि इट्स एन एरर एनालिसिस लेक्चर ऑन जेडब्ल्यू एंड नीट। आगे आगे बढ़ने से पहले मैं एक एनालिसिस और मेरी खुद की एनालिसिस करना चाहता हूँ। मैंने यूट्यूब के एनालिटिक्स में देखा तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि मेरे वीडियोस जो देख रहे हैं बच्चे, उसमें से ये तो होना ही होता है, पहले तो एरर होना ही होता है। तो उसमें से 67% लोग हैं वो सब्सक्राइबर्स है, और अभी भी बचे हुए कितने होते हैं ये 33% ये नॉन सब्सक्राइबर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जाइए और उस सब्सक्राइब बटन को किल कीजिए, सो आपको आगे के फर्दर वीडियोस जो रहेंगे उसके अपडेट्स आ जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम विल स्टार्ट आवर ब्रांड न्यू टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एज एरर एनालिसिस। अभी पहले एरर एनालिसिस पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एरर होता क्या है। एरर क्या होता है? देखो, एक मेजर्ड क्वांटिटी रहती है। सपोज मेरी हाइट है, सपोज मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरी हाइट 171 सेंटीमीटर है। सपोज 171 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। तो ये हो गई उसकी ट्रू वैल्यू। अभी मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया और इंस्ट्रूमेंट से मैं मेजर कर रहा हूँ। अगर इंस्ट्रूमेंट से मैं मेजर कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे एरर हो सकते हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंट खुद ख़राब हो सकता है, या फिर जो मेजरमेंट करने वाला रहेगा वो अपने होश और हवास खो चुका है और वो गलत मेजरमेंट ले लेता है। तो ये अलग अलग तरीके से एरर्स आ सकते हैं। मेजरमेंट करते वक्त शायद से मतलब घाई गड़बड़े में ऐसा हो गया कि घाई गड़बड़े नहीं, बस वो मराठी वर्ड हो गया, तो जल्दबाजी में ऐसे हो गया कि आपने गलत रीडिंग ले लिया, तो वैसे एरर्स आ सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, मेजर एरर इन मेजरमेंट बाय द पर्सन हो सकता है। ऐसे अलग अलग एरर्स आ सकते हैं। तो अगर मैं ये बोलता हूँ, ये जो मेरी पहली जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। उसके बाद मैं मेजर करने के बाद एक इंस्ट्रूमेंट को लेके मैं मेजर करने के बाद मुझे हाइट मिल रही है कुछ 170.9 सेंटीमीटर। अभी ये जो होने वाली है वो होती है मेजर्ड वैल्यू। तो डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर। समझ में आ रहा है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर। सबको क्लियर है? तो लिखो, हेडिंग डालो, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। हेडिंग, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। लिखो, द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एरर ऑफ मेजरमेंट। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ओके, ये होने के बाद पहले ये एक एग्जांपल लिख लो। मैं जो एग्जांपल हाइट वाला एग्जांपल लिया है वो लिख लो। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? अगर मैं सपोज मुझे ट्रू वैल्यू निकालनी होगी, मतलब मुझे ट्रू वैल्यू निकालनी है। सपोज अगर मुझे ट्रू वैल्यू निकालनी है तो मैं ट्रू वैल्यू डायरेक्टली निकाल नहीं सकता। मतलब ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रू वैल्यू ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ मेरी हाइट 171 सेंटीमीटर है, ऐसे कुछ ये नहीं कर सकते। एरर्स को मेजर करने के लिए, एरर्स को कम करने के लिए हमेशा हम लोग उसका मीन लेते हैं। मतलब क्या करते? बहुत सारे मेजर, मतलब n नंबर ऑफ मेजरमेंट लेते और उसका एवरेज निकालते हैं। उसका एवरेज निकालने के बाद, एक बार एवरेज निकल गया तो मुझे मिला मीन वैल्यू। क्या मिला? मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू जो रहेगी वो क्या करेगी? वो एरर को मिनिमाइज करेगी, और एरर को मिनिमाइज करने के बाद जो मेरी मीन वैल्यू रहेगी वो ऑलमोस्ट क्लोज टू ट्रू वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? तो हमेशा एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेते हैं और उसका क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। तो देख लेते हैं, अगर मैं सपोज मैं एक क्वांटिटी मेजर कर रहा हूँ और क्वांटिटी कुछ ऐसे है कि इसके अलग अलग, मतलब बोलते हैं ट्रू वैल्यूज़ जो है अलग अलग मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं मेरे। तो वैल्यूज़ है कुछ A1, A2, A3, A4, कहाँ तक? AN तक। ऐसे मैंने
n नंबर ऑफ मेजरमेंट लिए, तो मीन वैल्यू क्या रहेंगी और एवरेज वैल्यू क्या रहेगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइडेड बाय n, ये होती है मीन वैल्यू। क्लियर है सबको, ये होती है मीन वैल्यू। तो ये जो रहेगी वैल्यू, ये जो वैल्यू रहेगी ये ऑलमोस्ट क्लोज टू मेरी ट्रू वैल्यू हो जाएगी। तो मुझे बताओ ये क्या रहेगा, बराबर ये क्या रहेगा, ये होगा आपका मेजर्ड वैल्यू। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, ये हो जाएगी ट्रू वैल्यू। जो मीन वैल्यू या फिर एरिथमेटिक मीन करने के बाद या फिर एवरेज निकालने के बाद जो वैल्यू मुझे फाइनल मिलेगी उसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू। वो क्लोज टू ट्रू वैल्यू होगी, वो ट्रू वैल्यू नहीं बनेगी बट क्लोज टू ट्रू वैल्यू हो जाएगी। बट जो मेजर एन नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर रहा हूँ कोई क्वांटिटी को, तो वो बन जाती है कौन सी, मेरी मेजर्ड वैल्यू जनता। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे मुझे क्या बताना है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या बोला, डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज एरर। तो हम लोग यहाँ पे इसका नाम देंगे, इसका कुछ नाम देंगे, तो ये बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब क्या होता है, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मुझे बताओ मेजर्ड वैल्यू कौन सी है, A1 A2 A3 A4 AN। और मेरी ट्रू वैल्यू कौन सी है, इसको मैं बोलूँगा AM से रिप्रेजेंट करूँगा, किससे, AM से। तो मुझे बताओ अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर अगर पहले रीडिंग का निकालना रहेगा तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल्टा A1, ये एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट रीडिंग है, जो कि है मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूँगा किसके साथ, मेरी मेजर्ड वैल्यू के साथ। वैसे ही डेल्टा A2 क्या होगा, ए, बोलो AM माइनस A2। वैसे अगर मैं आगे रीडिंग कंटिन्यू करूँगा तो वैसे ही मेरा डेल्टा AN क्या रहेगा, nth रीडिंग का क्या रहेगा, AM मतलब ये हो गई ट्रू वैल्यू, माइनस AN मतलब होगी ये क्या, मेजर्ड वैल्यू। सबको क्लियर है। अभी ध्यान दो, सपोज मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि रीडिंग कुछ ऐसे आ रही है, A1 की रीडिंग ऐसे बोल रहा हूँ, A1 की रीडिंग है 12 मीटर, A2 की रीडिंग है 12.01 मीटर और A3 की रीडिंग है 11.99 मीटर। ऐसे कुछ रीडिंग आ रही है। अगर इसका एवरेज लूँगा तो एवरेज क्या आएगा, सपोज मैं इसका एवरेज लेना चाहता हूँ तो एवरेज आएगा 12। सपोज मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, एवरेज आएगा 12। अभी मुझे बताओ एवरेज 12 आ गया तो इसकी डेल्टा A1 क्या होगा, AM माइनस A1 मतलब 12 माइनस 12 कितना आएगा, 0। वैसे ही डेल्टा A2 कितनी रहेगी, मैं ये 12 पॉइंट, सॉरी एक सेकेंड गड़बड़ कर दी। मैं आपको एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी रीडिंग आ रही है। सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली रीडिंग नहीं बता रहा हूँ, ये 12 पॉइंट समथिंग, सपोज मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये अगर मैं इसका एडिशन करता हूँ तो ये बन जाएगा 0। ओके, ये 12 ही आ रहा है, 12 ही आ रहा है, तो 12 मीटर ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसको तीनों का एडिशन करूँगा, डिवाइड बाई 3 करूँगा तो आपका आंसर 12 ही आएगा। तो मुझे बताओ अगर मुझे डेल्टा A1 निकालना होगा तो ये आएगा AM माइनस A1 जो कि है 12 माइनस 12 जो कि है 0। अगर मुझे डेल्टा A2 निकालना होगा तो 12 माइनस 12.01 जो कि आंसर आएगा 0.01। और डेल्टा A3 निकालना होगा तो 12 माइनस 11.99। ओके, यहाँ पे आएगा माइनस में 12 माइनस 11.99 जो कि आंसर आ रहा है आपका 0.01 प्लस में। अभी ध्यान दो, आंसर आपका 0 भी आ सकता है, आपका नेगेटिव भी आ सकता है, आपका पॉजिटिव भी आ सकता है। तो जो डेल्टा A जो इसका नाम है रिलेटिव एरर, दैट कैन बी द 0,
नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर है आपको, ये वाला पार्ट क्लियर है? इसको बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट एरर। अभी ये एब्सोल्यूट एरर को और कम करने का तो रहेगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, और एक बार मीन करूँगा। तो मीन करते वक्त इतना याद रखो कि मीन के टाइम हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते। याद रहेगा कि, याद है कि यहाँ पे मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ लिखा है, देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ। तो अगर एब्सोल्यूट एरर तो सबको समझ में आ गया, जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में डिफरेंस रहता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर वो रहेगा जहाँ पे हम लोग सारे रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर्स को हम लोग डिफरेंस में लेते, उसका एवरेज निकालते। तो मैं अगर बोलूँगा कि एब्सोल्यूट एरर्स जो थे वो थे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डेल्टा A3 कहाँ तक जनता डेल्टा AN। तो मुझे बताओ मीन एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर को लिखेंगे डेल्टा A का बार मतलब मीन होता है। तो मैं लिखूंगा मॉड में A1 मॉड में A2 मॉड में AN डिवाइडेड बाय n। अभी मॉड में क्यों डाला? क्योंकि मैंने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड। मॉड में क्या होता है, उनमें हमेशा मॉड में डालने के बाद नेगेटिव की चीज़ हो जाती है पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखो ये डेल्टा A बार का फॉर्मूला है डेल्टा A1 का मॉड डेल्टा A2 का मॉड डेल्टा N का मॉड। तो ये कॉपी कर लो एज इट इज़ फॉर्मूला। अभी जो फाइनल क्वांटिटी जो रहेगी जो रहेगी उसकी वैल्यू रहेगी AM प्लस और माइनस डेल्टा A बार। ये मेरी फाइनल वैल्यू रहेगी A की। मतलब जो क्वांटिटी मैंने मेजर करनी है, मतलब मुझे अगर मैं बात कर रहा हूँ हाइट की बात कर रहा हूँ, तो हाइट की जो वैल्यू रहेगी वो ये क्या है, ये मीन वैल्यू है। और ये डेल्टा A बार क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो इसके बीच में मतलब अगर मैं बोलूँगा कि AM प्लस डेल्टा A बार और AM माइनस डेल्टा A बार, तो मेरी जो ट्रू वैल्यू है, मतलब मैं जो अगर मेजर कर रहा हूँ और उसकी ट्रू वैल्यू है, तो वो हमेशा ये दोनों के बीच में लाई करेगी। जो ट्रू वैल्यू रहेगी जो कि एकदम, मतलब मैं बोलूँगा कि जिसमें एरर क्या रहेगा, सबसे कम लाने का ट्राई करेंगे, तो वो वाली वैल्यू AM प्लस डेल्टा A बार AM माइनस डेल्टा A बार के बीच में लाई करेगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कर रहा हूँ कि अगर आंसर है 12 प्लस और माइनस 0.1, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 12.1 से लेके 12 नहीं, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आता है 11.9। तो इसके बीच में आपका वैल्यू लाई करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो फाइनल क्वांटिटी जो है वो क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एज इट इज़ कॉपी करो, वीडियो को रिवाइंड करके देखो कि मैंने क्या क्या डिस्कस किया और बराबर से उसका वर्ड टू वर्ड लिख के ले लो बराबर से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या देखते हैं, तो नेक्स्ट वाला पार्ट है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो देख लेते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या है। तो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। जनता वक्त हो चुका है मार्कर चेंज करने का, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, या फिर फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? ये होता है रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा A बार अपॉन मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू जो भी बोलते हैं। ये दोनों के बीच में जो ये रहेगा उसको बोलते हैं डिफरेंस, मतलब रेशियो रहेगा उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर या फिर और फ्रैक्शनल एरर। क्लियर है? पक्का? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे बताओ, ये ट्रू वैल्यू है
और ये डिफरेंस इन द रीडिंग है बोल रहा हूँ, उसका भी एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग, तो वो एकदम कट टू कट रीडिंग दिखा रहे हैं हम लोगों का। तो उसको अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा, ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूँ, डिफरेंस ऊपर है और मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये एरर की बात कर रहे हैं। तो आगे वाला क्वांटिटी जो रहेगा वो कौन सा क्वांटिटी देगा, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या रहेगा, रिलेटिव एरर को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, मतलब परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो डेल्टा ए बार अपॉन ए एम इंटू 100। क्लियर है। डेल्टा ए बार जो रहेगा वो क्या रहेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये जो रहेगी वो क्या रहेगी, ये होगी मीन वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक परसेंटेज एरर क्या होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि इस एरर्स को अगर इक्वेशंस में रहेगा, और इक्वेशंस में अगर आपको एरर निकालना होगा तो सम में, डिफरेंस में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, इस एरर का जो फंडा रहेगा वो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये वाला पार्ट देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक क्या देख लेते। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए एक नया पेज एंटर कर लेते। तो टॉपिक का नाम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा प्रोपोगेशन ऑफ एरर रहेगा, मतलब इक्वेशन में हम लोग एरर को कैसे लिख सकते हैं। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो आवाज़ थोड़ा आ रहा है, माइक कैप्चर कर रहा है आवाज़ को, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, थोड़ा संभाल के ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्कर चेंज कर लेते पहले। ओके, ये थोड़ा सा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। क्या, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स मतलब क्या, इक्वेशंस में हम लोग एरर्स का एरर कैसे निकालना है। मतलब अगर इक्वेशन में दो क्वांटिटी रहेगी, दो क्वांटिटी का अगर सम रहेगा, तो अगर दो क्वांटिटी का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दो अलग अलग क्वांटिटी, मतलब प्रेशर, एरिया, फोर्स, ये क्वांटिटीज हो गई। इसके मेजरमेंट में अगर एरर आएगा तो उसकी फाइनल क्वांटिटी जो मिलने वाली उसके मेजरमेंट में भी एरर आने वाला है आपका। तो हम लोग देखते इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम लोग एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज देखते हैं। क्या, सबसे पहला पॉइंट, एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज देख लेते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूं कि x का फॉर्मूला है a प्लस बी, ये x का फॉर्मूला दिया गया है, और उन्होंने बोला कि डेल्टा a जो है वो है एब्सोल्यूट एरर ऑफ क्वांटिटी a, और डेल्टा b जो है वो सेम एब्सोल्यूट एरर ऑफ b, डेल्टा c जो है एब्सोल्यूट एरर ऑफ सी, नहीं सॉरी x। तो मुझे बताओ मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर रहेगा ये दोनों के एरर का एडिशन, क्योंकि यहाँ पे भी एडिशन है तो इधर भी एडिशन आएगा। तो देख लेते, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर फाइनल क्वांटिटी में आता है प्लस और माइनस क्या, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर है ये वाला पार्ट। ओके, अभी अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो अगर वो निकालना क्या रहेगा तो मुझे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा ए, देखो यहाँ पे लिखा है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी है देखो, इंटू 100। ये किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। सबको क्लियर है, ये परसेंटेज एरर है जब हम लोग दो टर्म्स को, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कर रहे, ऐड कर रहे, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे। अभी ध्यान दो, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, थोड़ा पेपर ऐड कर लेते, इसमें 2-3 पेपर ऐड कर लेते, मतलब
ओके, तो अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कि तो वो एरर्स इन डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी, मतलब सेकंड जो पार्ट है, फर्स्ट क्वांटिटी फर्स्ट वाला पार्ट एडिशन वाला पार्ट हो गया। आपको एज इट इज़ वीडियो को रिवाइंड करके आपको कॉपी करना है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वांटिटी पे जाते हैं जो कि है एरर इन डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी। ओके, मतलब इक्वेशन दिया गया है x इक्वल टू ए माइनस बी, तो डेल्टा x की जो वैल्यू रहेगी, सुनो अभी यहाँ पे डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस मत लो, एरर तो हमेशा ऐड ही होगा। देखो ऐसे मत करो कि हाँ एरर का सब्ट्रैक्शन मत करो, मतलब ये रिलेटिव एरर का सब्ट्रैक्शन मत करो, एरर हमेशा याद रखो हमेशा ऐड होता है। तो फॉर्मूला आएगा ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप माइनस कर दोगे इसको, एरर हमेशा ऐड होता है, हमेशा ऐड होता है। अभी आगे अगर मैं परसेंटेज एरर निकालता हूँ, परसेंटेज एरर किसका, एक्स का, तो फॉर्मूला आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी, देखो यहाँ पे ए माइनस बी है, क्वांटिटी ही ए माइनस बी है, इंटू क्या 100, ये किस में आएगा, एक सेकेंड, ये आ जाएगा परसेंटेज में। सबको क्लियर ये वाला सेकेंड वाला, एरर इन डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी, एरर इन द डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी। अभी सुनो, एरर एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी में क्या होगा, थर्ड पार्ट है एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। मतलब अगर ऐसे दिया इक्वेशन दिया है x इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये इक्वेशन दिया गया है, याद रखो ये वाला पार्ट याद रखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे बताओ, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, याद रखना हमेशा प्लस और माइनस तो आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है आपका, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, इसका ऐसा कुछ एज सच प्रूफ वगैरह नहीं है। हमेशा याद रखो कि मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन आएगा तो यहाँ पे एडिशन ही होना चाहिए। मतलब अगर परसेंटेज एरर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स निकालना क्या रहेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा मैं 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100। क्लियर है, परसेंटेज एरर ऑफ एक्स का वैल्यू जो आएगा वो ये फॉर्मूला आएगा। सबको क्लियर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ बी। देखो ना आप, ये क्या है, ये वाला पार्ट, और अगर 100 अंदर गया तो परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ ए होता है, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई बाय अगर 100 करूँगा तो ये परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ बी ही होता है। क्लियर ये वाला पार्ट सबको, तो ये मैं हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है, अगर हम लोग डिवीजन की बात करते तो यहाँ पे था एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, तो फोर्थ वाला पार्ट क्या रहेगा, एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। जनता यहाँ पे भी सेम करना है, कुछ दिमाग मत लगाओ, x का फॉर्मूला होगा a अपॉन बी, डेल्टा x अपॉन x जो होगा प्लस और माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर एरर के टर्म्स में लिखने का रहेगा तो परसेंटेज यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा 100, तो ये परसेंटेज एरर हो गया, इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा 100, ये भी क्या होगा परसेंटेज एरर। क्लियर है पक्का, तो डिवीजन के लिए भी सेम फंडा यूज़ करना है, डिवीजन के लिए भी सेम फंडा यूज़ करना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवाइड बाय बी, और ये ऐसे कर लेते हैं। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, ये पार्ट यहाँ तक हमारा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला पार्ट हो गया। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देते इसमें। अगर कॉम्प्लिकेशंस मुझे बढ़ाना रहेगा तो मैं पाँचवा वाला पार्ट लिखूंगा जिसका नाम है एरर इन
क्वांटिटी रेस्ड टू सम पावर, ये फिफ्थ टाइप है। देख लेते इस टाइप में क्या होता है। अगर मैं क्वांटिटी ऐसे बोल रहा हूँ x इक्वल्स टू ए रेस टू एम बी रेस टू एम, ऐसे बोला है, तो इसका अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, फिर रिलेटिव एरर निकालना है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आ जाएगा फॉर्मूला प्लस और माइनस क्या n इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस m इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, किसमें परसेंटेज में। अगर सेम बात करूँगा मैं, अगर सपोज ऐसे कर रहा हूँ x इक्वल्स टू ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एम, सेम फॉर्मूला आएगा, कुछ चेंज हो, क्योंकि प्लस तो वैसे डिवीजन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, प्लस तो एज इट इज़ रहता है। तो मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो भी चलेगा, परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू n इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस m इंटू परसेंटेज एरर ऑफ b। सबको क्लियर है। यहाँ पे पावर a का पावर n है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लाया, a का पावर m है इसलिए मल्टीप्लिकेशन पे लाया। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट। एज इट इज़ कॉपी कर लो, मैं ये रफ कर लेता हूँ, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट एज इट इज़ आप कॉपी कर लो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, पावर टू रेस किया रहेगा तो यही फॉर्मूला रहेगा आपका। आई होप यहाँ तक आपका पार्ट क्लियर हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं जहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। हम लोगों ने बात की यहाँ पे एरर के बारे में, जहाँ पे मीन वैल्यू निकाली। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट जो बात किया वो था हमारा क्या, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर निकाला हम लोग ने, बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, और उसके बाद हम लोग ने जो फाइनल वैल्यू में डाल दी पुट की, जहाँ पे जिसका वैल्यू था ए एम प्लस और माइनस डेल्टा ए। सबको क्लियर हो रहा है यहाँ तक हम लोग ने क्या डिस्कस किया है? एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज़, एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज़, एरर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज़, एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज़, और लास्ट वाला पार्ट था एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? एक बार वापस वीडियो को पॉज करो, गो थ्रू करो, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है। कुछ न्यूमेरिकल्स थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, थोड़े लग सकते हैं कैलकुलेशंस में टाइम, बट नॉर्मली न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होने वाले। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन क्या है, उसके पहले मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर थोड़ा सा फंकी रख लेते, ग्रीन रख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्वेश्चन बहुत इजी है, पहला वाला क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है लेंथ ऑफ रॉड इज़, मतलब स्मॉल एल दिया गया है। अरे भाई 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 क्या हो गया, ये मार्कर चेंज हो गया, हम लोगों ने तो ग्रीन रखा था। तो लेंथ ऑफ रॉड दिया है क्या 11.05 प्लस और माइनस 0.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टू रॉड्स? ऐसे टू रॉड्स को मेरे को ऐड करना है, तो जो L1 L डैश जो रहेगा वो रहेगा L प्लस L। अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये पहले तो सबसे पहले ध्यान दो, L डैश का एक तो मीन वैल्यू रहेगा और डेल्टा L एक रहेगा, प्लस और माइनस डेल्टा L रहेगा। तो इसका मुझे एडिशन सेपरेट करना है, इसका मुझे सेपरेट एडिशन करना है, क्योंकि डेल्टा M डैश जो रहेगा वो रहेगा क्या, ये वाला पार्ट एल एम, मतलब इसको मैं अगर लिखता हूँ एल को एल एम प्लस और माइनस डेल्टा एल डैश ऐसे लिखता हूँ, तो एल एम का एडिशन करना पड़ेगा, मतलब 11.05 प्लस 11.05 ये आता है क्या, ये आता है 22.1। ओके, उसके बाद अगर हाँ 22.10 आएगा आपका, एक मिनट, 22.10 आएगा, क्यों 10 आएगा ध्यान दो, यहाँ पे और यहाँ पे एडिशन कर रहे। एक चीज़ याद रहेगा कि अपना सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग एडिशन करते वक्त क्या करते, हम लोग एडिशन करते हो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल चेक करो। सिग्निफिकेंट के फिगर्स के रूल्स में हम लोग ने बात की थी, जब भी हम लोग एडिशन करेंगे तभी लीस्ट डेसिमल वाला पार्ट देखेंगे। लीस्ट डेसिमल वाला पार्ट दोनों में भी दो है, तो वहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है, मतलब ये 0 तक आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 22.10 आपका फाइनल आंसर रहेगा डेल्टा एम एल डैश एम का। अभी डेल्टा एल निकालना है, डेल्टा एल डैश क्या होगा बताओ, डेल्टा एल डैश रहेगा डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल, जो कि है 0.2 प्लस 0.2 जो कि होगा 0.4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में।
अभी ध्यान दो, आपके ऑप्शंस में एक भी नहीं है तो ऑप्शन फोर्थ को मॉडिफाई कर दो, आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। सुनो अभी ध्यान दो, क्वेश्चन में अगर ऐसे रहेगा 22.1 प्लस और माइनस 0.4 सेंटीमीटर। अगर ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? आपका जो आंसर होना चाहिए राउंड ऑफ होना चाहिए तो 2 डिजिट तक, 2 डिजिट तक अगर राउंड ऑफ कर रहा हो तो यहाँ पे 0 भी आएगा। क्यों? ये 22.1 बराबर है, ऐसे नहीं, देखो एक्चुअली टेक्निकली ये बराबर है, बट अगर मैं राउंड ऑफ की रूल्स के हिसाब से जाता हूँ तो यहाँ पे लीस्ट डेसिमल कितने हैं? 2, वहाँ तक मुझे राउंड ऑफ करना है। तो कहाँ तक करेगा? 22.10 तक राउंड ऑफ करेगा। तो आपका अगर ये ऑप्शन में ये ऑप्शन रहेगा, अगर दिया होता तो ऑप्शन आपका वो गलत होता। तो ऑप्शन क्या आएगा? 22.10 प्लस और माइनस 0.4। ये 22.10 मतलब अगर मेरे को एल डैश लिखना होगा तो एल एम लिखना पड़ेगा, मतलब 22.10 प्लस और माइनस 0.4। ये किस में है? सेंटीमीटर में। सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, रेडियस ऑफ अ बॉल इज 5.2 प्लस और माइनस 0.2, मतलब रेडियस दिया गया है कितना? 5.2 प्लस और माइनस 0.2 सेंटीमीटर। The percentage error in the volume of ball is approximately, okay, वॉल्यूम का परसेंटेज एरर पूछा है, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 ये पूछा गया है परसेंटेज एरर। मुझे पता वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्पीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हटा दो, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल्स टू आर क्यूब। अगर ये फॉर्मूला आता तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल्स टू, ये पावर हम लोग क्या करते आगे लेते 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो मुझे बताओ 3 क्या होगा? 3 एज इट इज़ 3। डेल्टा आर क्या होगा? ये होता है डेल्टा आर, यहाँ पे डेल्टा आर 0.2 और आर क्या होता है? 5.2, बराबर है। इंटू क्या आएगा? 100। तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 3 इंटू 20 अपॉन 5.2, तो आएगा 60 अपॉन 5.2। 60 अपॉन 5.2, अगर 5.2 अगर ये 50 होता, आंसर 52 होता सपोज, तो ये 10 के आसपास आंसर आता था, पर ये 60 है तो ये ऊपर का है, तो आंसर क्या आएगा? 11% है। क्लियर है आपको ये वाला पार्ट? सबको क्लियर है 11% कैसे है? तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए। आई होप ये वाला पार्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी क्यू इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसका है क्वांटिटी है क्यू इक्वल्स टू ए क्यूब इंटू बी क्यूब अपॉन सी रूट डी, मतलब ऐसे कुछ क्वांटिटी है। पहले तो हम लोग मार्कर चेंज करेंगे, ये तो अपना हक है, थोड़ा अलग कलर कर लेते। तो ये क्यू इक्वल्स टू ए क्यूब इंटू बी क्यूब अपॉन सी इंटू रूट डी, ये दिया गया है। तो मुझे बताओ अगर मेरे को इसका परसेंटेज एरर निकालना है, और परसेंटेज एरर ए बी सी डी का दिया गया है यहाँ पे, तो मुझे बताओ अगर परसेंटेज एरर इन डेल्टा क्यू अपॉन क्यू निकालना है, परसेंटेज एरर इंटू 100, तो क्या करूँगा मैं निकालूंगा 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। ये रूट डी है तो रूट डी को डी रेस टू 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी, ये आ जाएगा 100 में। तो अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या आता है मुझे बताओ। तो अगर ये सारे परसेंटेज में, ये तो 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे परसेंटेज में ही दिए तो 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 1/2 इंटू 4, ये जाएगा 2 ज़ा, ये आएगा 3 2 6 प्लस ये आएगा 3 प्लस 3 प्लस 2, ये 6 प्लस 6 12 प्लस 2 14%।
तो आंसर आपका क्या रहेगा? सी 14%। सबको क्लियर है? ये क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था आपका। आंसर कितना है? 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। अ बॉडी ट्रैवल्स यूनिफॉर्मली at a distance of a body travels uniformly at a distance of distance दिया गया है कितना? 13.8 प्लस और माइनस 0.2 मीटर इन टाइम दिया गया है 4.0 प्लस और माइनस 0.3 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद इन एरर लिमिट, तो वेलोसिटी पूछा है, उसका एरर मतलब एरर के लिमिट में बात की, मतलब ये भी लिमिट की बात करता हो, तो ऐसे टर्म्स में मेरे को सॉल्व करना है। ध्यान दो, अभी ध्यान दो, पहले इसको तो डिवाइड करूंगा अच्छी तरीके से, बराबर है? ध्यान दो, अभी बराबर से ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ अभी क्या करना है। सबसे पहले ये वाला टर्म निकालो, तो इक्वेशन क्या बोलता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 13.8 अपॉन टाइम 4। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 2 ज़ा, ये आएगा 6 ज़ा, और ये आएगा 9 ज़ा, 6.9 बराबर है 6.9, हाँ 6.9 बराबर है। तो अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 3.45 मीटर पर सेकेंड। तो 3.45 तो आंसर है पक्का, 3.45 तो आ रहा है, तो सब जगह पे 3.45। तो आपको सॉल्व करने की तो पहला पार्ट, ये वाला पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, तो आपका आंसर पहला 3.45 ही आता है। तो आपको ये वाला पार्ट मिल गया है, कौन सा? वी एम प्लस डेल्टा वी। तो वी एम वाला पार्ट मिल चुका है, अभी डेल्टा वी वाला पार्ट निकालना है। तो मुझे बताओ, एक चीज़ मुझे पता है कि अभी ये डिवीजन के टर्म्स में है, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिवीजन के टर्म्स में, तो मुझे बताओ अगर मैं एरर का बात करता हूँ, एरर की बात करता हूँ, तो एरर क्या आएगा? डेल्टा वी अपॉन वी। परसेंटेज में लिखना तो परसेंटेज में लिखूँ, या फिर रिलेटिव एरर के टर्म्स में लिखूँ, तो आएगा डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। क्लियर है? ये डिवीजन में है यहाँ पे देखो, तो ये प्लस बीच में आ जाएगा। तो मुझे बोला डेल्टा वी, डेल्टा डी कितना है? डेल्टा डी कितना दिया है? 0.2, 0.2 अपॉन क्या आएगा? 13.8 प्लस डेल्टा टी कितना है? 0.3, यहाँ पे लिखा है देखो, अपॉन 4.0। सबको क्लियर है? तो ये आएगा, इसका फाइनल आंसर है 0.089। मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ ये पहले ही आपका, तो ये फाइनल आंसर है 0.089। 0.089 आ गया डेल्टा वी अपॉन वी। तो मुझे बताओ डेल्टा वी क्या आएगा? वी इंटू 0.089, तो आएगा ये 3.45 इंटू 0.089, तो ये आपकी वैल्यू कुछ दे रही है 0.30। ये मैं कैलकुलेशंस करके रख दिया, आपको इतना कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन नहीं रहेगा, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन रहेगा। अभी मुझे बताओ, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, बराबर है? मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो राउंड ऑफ करने की तो ज़रूरत है, राउंड ऑफ करने की तो ज़रूरत है। राउंड ऑफ में मुझे बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है एक्चुअली। देखो एक्चुअली यहाँ पे 0.30 आना चाहिए, लिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो उसके हिसाब से कि हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट काउंट की सिग्निफिकेंट फिगर्स के वैल्यू तक हम लोग उसको राउंड ऑफ करते हैं। तो लीस्ट काउंट वाला ये वाला, लीस्ट प्रिसाइज वाला ये वाला है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 2, तो यहाँ तक 2 तक अपने को ये करना है। तो आंसर ये होना चाहिए था 0.30, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनल आंसर रहेगा वी डैश का वी एम, एक मिनट, डेल्टा वी का वी एम प्लस डेल्टा वी, सॉरी वी डैश का वैल्यू वी एम प्लस, वी एम कितना है? 3.45 प्लस और माइनस 0.3, ये मेरा फाइनल आंसर। तो ऑप्शन क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज 100%, ये दिया गया है, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। ओके, तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लेता हूँ पी, फाइनल मोमेंटम मेरे को पता नहीं है कितना है, बट इतना याद रखो जब भी 100% दिया रहेगा तो फाइनल मोमेंटम जो रहेगा वो ट्वाइस हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम जो रहेगा वो क्या बन जाएगा? ट्वाइस बन जाएगा। तो मुझे बताओ अगर मैं उसके हिसाब से करता हूँ तो जो एरर होता है, एरर वो होता है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये तो रहेगा, बराबर है? क्यों? ये इनिशियल चेंज इन मोमेंटम अपॉन ओरिजिनल मोमेंटम इंटू 100। तो अगर एरर कितना आ गया? 100% का एरर आ गया। डेल्टा पी कितना है? P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100।
फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। P2 मतलब होता है एज इट इज़, नहीं पता मेरे को। P1 कितना है, P1 मेरा है P अपॉन P इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, ये P ऊपर जाएगा, इक्वल टू P2 माइनस P, तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 2P। क्लियर है? P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2P। मुझे बताओ परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, KE2 माइनस KE1 अपॉन KE1 इंटू 100। पहले KE2 निकाल लेते। KE2 क्या रहेगा, अभी ध्यान दो, जो नॉर्मली फॉर्मूला रहता है इसका काइनेटिक एनर्जी का, मैं वो पहले वो डिराइव कर लेता हूँ। जो 11th वाले उनको ये नहीं पता रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। अगर मोमेंटम के टर्म्स में लिखना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m करूंगा, तो ये आएगा हाफ m² v² अपॉन m। मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम होता है m इंटू वी, तो अगर मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा m इंटू वी का स्क्वायर, मतलब p का स्क्वायर अपॉन 2m। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है। तो मुझे बताओ KE1 क्या आएगा, KE1 आएगा p² एज इट इज है, P1 क्या है एज इट इज, P1² अपॉन 2m, मतलब p² अपॉन 2m। KE2 क्या आएगा, P2² अपॉन 2m, मतलब P2² मतलब 2 का स्क्वायर, P2 मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब 4p² अपॉन 2m। अगर मैं ये पूरा KE1 यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, KE2 यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, और KE1 एज इट इज पुट कर लेता हूँ, तो फॉर्मूला कुछ बनेगा परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी का। ये देखो P² 2m नीचे P² 2m सब कैंसिल होगा, तो -4 -1 अपॉन 1 इंटू 100 देखो इंटू 100 लिखने का ज़रूरत नहीं है वैसे, क्यों, क्योंकि हाँ इंटू 100 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ये परसेंटेज में पूछा है, तो इंटू 100 तो आएगा 4 - 1 3 इंटू 100 इक्वल टू 300%। क्लियर है? यहाँ तक आपको सबको क्लियर है? ये ख़त्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, बट ये पहला पार्ट समझ के लो कि जब भी हम लोग एरर 100% का बोलेंगे तो वो ट्वाइस हो जाएगा, जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ट्वाइस रहेगी। तो ट्वाइस मिल गए। देखो ये सब सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है वैसे, आपको डायरेक्टली ये स्टेप पे आना चाहिए। ये स्टेप पे आ जाएगा तो इतना याद रखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, P मतलब मोमेंटम होता है, वो ये फॉर्मूला होता है। मोमेंटम मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने डिराइव करके बताया कि कैसे डिराइव करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर दिया मैंने, मास कर दिया, और बाद में ये वैल्यू आ गई। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर बढ़ते, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ घुमा फिरा के नहीं है। ये क्वेश्चन लेने का एक ही रीज़न था कि मुझे बताना कि क्वेश्चन ऐसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गिर सकते, तो डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ कि हाँ इतने फटक से आंसर कैसे आया, तो ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। जिससे कि ये क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ़ द एरर इन मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 4%, द एरर इन मेजरिंग रेडियस ऑफ द सर्कल वुड बी। मतलब क्या बोला गया कि डायमीटर का जो परसेंटेज एरर है वो कितना बोला है, 4% बोला है। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि डायमीटर और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायमीटर रिड्यूस हो गया तो रेडियस भी रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहेगा तो परसेंटेज एरर सेम रहता है। तो अगर 4% इंक्रीज डिक्रीज जो भी रहेगा एरर, तो ये भी यहाँ पे भी कितना आएगा, 4% ही आएगा आपका। क्लियर ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए थोड़े स्टेप्स वाइज जाना पड़ेगा। तो देख लेते कि क्वेश्चंस क्या है, देख लेते चलो। द वैल्यूज ऑफ टू रेजिस्टर्स आर 5 ओम, एक सेकेंड, द वैल्यूज ऑफ टू रेजिस्टेंस आर 5 ओम एंड ये 10 ओम प्लस और माइनस 0.1 किलो ओम है। मतलब मैं अगर R1 की वैल्यू लिखता हूँ, R1 की, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि RM1 प्लस और माइनस डेल्टा R1। RM1 मतलब क्या होता है, RM1 मतलब होता है मीन वैल्यू, और डेल्टा R1 जो होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, जो एब्सोल्यूट एरर वाली वैल्यू होती है। तो मुझे बताओ अगर मैं ये वैल्यू इधर पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे R1 की वैल्यू बन जाएगी 5.0 प्लस और माइनस 0.2 किलो ओम। सिमिलरली R2 की वैल्यू लिखूंगा मैं RM2 प्लस और माइनस डेल्टा R2, यहाँ पे आएगा R2 की वैल्यू
10 प्लस और माइनस 0.1 किलो ओम। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, पहली बात तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए मुझे बताओ आरपी का फॉर्मूला बनेगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखो ऊपर वाला पार्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में, नीचे वाला पार्ट जो है वो एडिशन में, और यहाँ पे डिवीजन है। तो जब भी हम लोग एरर वाला पार्ट बात करेंगे तो आएगा डेल्टा RP अपॉन RPM। इसको मैं RM लिख लेता हूँ। ओके, RPM लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा RPM आता है। तो अगर मैं वैसे लिखता तो मुझे बताओ, ये इन शॉर्ट है, ये इन शॉर्ट फॉर्मूला है अपना पैरेलल वाला। तो अगर वो लिखता हूँ तो मुझे फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा R1 अपॉन RM1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन RM2। ये क्यों लिखा मैंने, 100 लिखना है परसेंटेज, तो ये क्यों लिखा, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन की वजह से यहाँ पे एडिशन आ गया। देखो क्लियर है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे मार्कर से, कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये वाला पार्ट, हाईलाइटेड वाला पार्ट यहाँ पे लिखा है मैंने, ये वाला। मैं ब्लू वाला हाईलाइटेड वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया है। अभी मेरे को बताओ आगे क्या बोला उन्होंने, आगे ये लोग ने ये बोला है कि, कलर चेंज करने दो मेरे को, हाँ, आगे ये लोग ने ये बोला है कि डिवीजन में बाद में एडिशन है, डिवीजन के लिए प्लस लिखेंगे हम लोग, बराबर है। अभी एडिशन का रूल क्या है पहले चेक करते हैं। एडिशन का रूल हम लोगों ने पीछे लास्ट लेक्चर में, मतलब जो इसके पहले वाले इसमें सॉल्व किए, तो मुझे होता है एडिशन का रूल ये वाला है, देखो दिख रहा है, डेल्टा का एडिशन करते हैं हम लोग और बाद में टोटल क्वांटिटी का भी एडिशन करते हैं डिवाइड बाय। तो वो अगर करेंगे तो मुझे बताओ यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन दोनों का एडिशन, मतलब RM1 प्लस RM2 इंटू क्या करोगे 100। ये मुझे बताओ ये क्या आएगा, डेल्टा R1 कितना है 0.2 अपॉन RM1 कितना है 5 प्लस डेल्टा R2 कितना है 0.1 और RM2 कितना है 10 प्लस डेल्टा R1 कितना है 0.2 प्लस 0.1 अपॉन 5 प्लस 10 आ जाता है 15 इंटू 100। तो मैं इसको अलग से एक इसमें लिख लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। नेक्स्ट पेज क्या देखते हैं उसमें लिख लेते हैं अपन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे। एक सेकेंड, अगर मैं लिख लेता तो इसका जो कैलकुलेशन था वो ऐसे आएगा 0.2 अपॉन 5 प्लस 0.1 अपॉन 10 प्लस 0.3 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज एरर का बात करूँगा तो अगर ये करता हो तो इसका कुछ रिलेशन ऐसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 प्लस 0.5 अपॉन 10 क्रॉस मल्टीप्लाई किया प्लस 0.3 अपॉन 15। ये जाएगा, ये आएगा 1 जा, ये आएगा 50 जा इंटू 100। तो अगर ये ये करूँगा तो 2.5 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 50 इंटू 100। सॉल्व करूँगा तो आएगा ये 3.5 अपॉन 50 इंटू 100। ये 1 जा, ये 2 जा, आंसर आएगा 7%। तो ऑप्शन कौन सा है 7%। हाँ, मैं और एक चीज़ बोलूँगा, मैं इसको अलग मार्कर से कर देता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला R1 प्लस R2, उसके लिए मैंने ये वाला पार्ट लिखा है, देखो क्लियर है। दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है, दोनों में छोटा सा फ़र्क है सिर्फ कि पहले वाला जो पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है वो यहाँ पे है, और ये डिवीजन के बाद वाला पार्ट है वो यहाँ पे, और ये डिवीजन के वजह से ये प्लस है ना, ये क्लियर है पक्का। आगे इसमें क्या ट्विस्ट कर सकते हैं, इसमें ट्विस्ट क्या कर सकते हैं, ये लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मुझे आरपी की वैल्यू निकालो। आरपी की वैल्यू क्या रहेगी,
RPM प्लस और माइनस डेल्टा RP। ए डेल्टा देखो ये जो मिला है ना, अगर परसेंटेज को निकाल दिया, ये 100 को अगर बाजू में से हटा दिया, अगर 100 को हटा दे रहे हम लोग तो आएगा 3.5/50। 3.5/50 क्या है? डेल्टा RP अपॉन RPM ये दिए गए। मेरे को अगर इस टर्म्स में निकालने का रहेगा तो मैं पहले RPM निकालूंगा और डेल्टा RP तो मिल जाएगा। RPM एक बार मिल गया तो इसको यहाँ पे लेके आओ तो डेल्टा RP मिल जाएगा। तो मुझे RPM निकालने के लिए एक चीज़ याद रखो कि RPM जो पहला रिलेशन रहता है, देखो इसको सॉल्व करने का रहेगा, देखो इसको और इसको अगर सॉल्व करने का रहेगा तो हम लोग बेसिक रिलेशन जो रहते हैं उसको ही सॉल्व करते हैं, मतलब इसको। तो RPM का वैल्यू क्या रहेगा? RPM का आएगा RM1 इंटू RM2 अपॉन RM1 प्लस RM2, मतलब 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, यह आएगा 50 अपॉन 15, बराबर है? यस बराबर है आपका। तो ये आएगा 5 ज़ा और ये आएगा 3 ज़ा, 5 डिवाइड बाई 3, 5 डिवाइड बाई 3 बराबर है। तो 5 डिवाइड बाई 3 आपका आ जाता है RPM। तो RPM की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 5 डिवाइड बाई 3, उसको यहाँ पे लेके जाओ, आपको मिल जाएगा डेल्टा RP। यहाँ पे RPM की वैल्यू पुट करो यहाँ से और डेल्टा RP की वैल्यू पुट करो यहाँ से, तो आपको ये रिलेशन भी मिल जाएगा। क्वेश्चन में अगर आगे थोड़ा पूछा तो ऐसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द हीट जनरेटेड इन द वायर डिपेंड्स ऑन resistance, current and time. If the error in measuring above quantities are 1%, 2% and 1% respectively, तो H जो 11th वाले वो लोग क्या कर सकते हैं कि H का रिलेशन बोला है रेजिस्टेंस, करंट और टाइम। तो मुझे पता नहीं रिलेशन, तो X Y Z लिख सकते। डायमेंशन एनालिसिस से आप सॉल्व कर सकते हो। H की डायमेंशन लिखो, R की डायमेंशन लिखो, रेस टू X करो, Y की डायमेंशन लिखो, सॉरी I की डायमेंशन लिखो, रेस टू Y लिखो, टाइम के डायमेंशन लिखो, रेस टू Z करो और बाद में सॉल्व करो। इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। बट जो 11th वाले जो रहेंगे, जो 12th वाले जो बच्चे रहेंगे उनके लिए शॉर्टकट क्या है? वो लोग को तो हीट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, करंट और टाइम का फॉर्मूला पता है, जो कि फॉर्मूला है H इक्वल्स टू I² RT। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो मुझे बताओ अगर इसका मेरे को परसेंटेज एरर निकालने का, तो डेल्टा H अपॉन H इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 इंटू डेल्टा I अपॉन I इंटू ये मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस आएगा, डेल्टा R अपॉन R प्लस डेल्टा T अपॉन T इंटू क्या 100, तो आएगा 2 इंटू डेल्टा I अपॉन I कितना है? डेल्टा I अपॉन I, डेल्टा I अपॉन I करंट का कितना है? 2% प्लस डेल्टा R अपॉन R कितना है? 1% प्लस डेल्टा T अपॉन T कितना है? 1%। मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 प्लस 1 2, ये आएगा 6%। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। आई होप सबको ये पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगर किसी को ये रिलेशन नहीं पता रहेगा, ये वाला रिलेशन, तो आप लोग डायमेंशन एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 11th वालों को अगर पता नहीं रहेगा तो 11th वाले डायमेंशन एनालिसिस से ये रिलेशंस निकाल सकते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला गया है कि फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड L इफ द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ L इज 2%। तो परसेंटेज एरर जो लेंथ का है वो है 2% एंड दैट ऑफ फोर्स का जो परसेंटेज एरर है वो 4% है। व्हाट इज अ परमिसेबल एरर इन प्रेशर? तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और मुझे एक चीज़ पता है कि एरिया का फॉर्मूला है साइड का स्क्वायर। इस साइड का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो इन शॉर्ट फोर्स प्रेशर का फॉर्मूला आएगा F अपॉन L का स्क्वायर। अगर परसेंटेज एरर इन प्रेशर निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? डेल्टा F अपॉन F प्लस 2 डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। डेल्टा F अपॉन F क्या है? डेल्टा F अपॉन F कितना है? 4%। तो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद ही 4% है, बाद में मल्टीप्लाई मत करो।
डेल्टा एल अपॉन एल कितना है 2, तो 2 इंटू 2 तो आएगा 4 प्लस 4, आंसर आएगा 8%। सबको क्लियर ये क्वेश्चन कैसे है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे बोला है, क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम V इक्वल्स टू L प्लस 2L प्लस 3L, सॉरी L इंटू 2L इंटू 3L, तो वॉल्यूम जो है वो है 6 इंटू L क्यूब। when the length where the length L where L is the length of one side, if the relative percentage error in the measurement of length is percentage error in length कितना बोला है 1% बोला है आगे, then the relative percentage error in volume, इजी क्वेश्चन है। ये 6 तो कांस्टेंट है तो इसको काउंट ही मत करो, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, तो वो काउंट नहीं करना है। तो अगर क्वेश्चन रहेगा डेल्टा V अपॉन V परसेंटेज एरर, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो फॉर्मूला आएगा परसेंटेज एरर, सॉरी फॉर्मूला आएगा कुछ ऐसे 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो ये तो दिया गया है, कितना दिया है 1% दिया है, तो आंसर रहेगा 3 इंटू 1 जो कि रहेगा 3%। गलती से 6 को मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 18 भी है जो कि गलत आंसर है। ऑप्शन कौन सा है? सी है। तो गलती से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई नहीं करना है, जिस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा उसको ही मल्टीप्लाई करना है, तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई मत करो। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे बोला गया है कि मोर देन 1 और 2 करेक्ट आंसर, ऐसे क्वेश्चन है। तो देख लेते क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसे बोला है कि x इक्वल्स टू ए बी क्यूब ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। इफ द परसेंटेज एरर इन ए बी एंड सी आर 1%, 3% एंड 2%, मतलब ए का परसेंटेज एरर है 1%, बी का परसेंटेज एरर है 3% और सी का परसेंटेज एरर है 2% रिस्पेक्टिवली। तो मुझे निकालना है x का परसेंटेज एरर, तो x का परसेंटेज एरर क्या होगा मुझे बताओ। a डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, बट याद रखो यहाँ पे स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, प्लस 3 इंटू डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है 1%, इसकी वैल्यू मुझे पता है 3% और इसकी वैल्यू मुझे पता है 2%। तो आंसर आएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, यह आएगा 1 प्लस ये आएगा 3 2 6 प्लस ये भी आएगा 6। आंसर कितना आएगा 6 प्लस 6 12 और ये आएगा 13%। अभी आप देखोगे कि आपका आंसर में 13% कुछ कहीं पे भी नहीं है। 7% दिया है, एक सेकेंड, 7% दिया है और 3% दिया, पर 13% है क्या? नहीं। अभी सुनो, ध्यान दो, मैक्सिमम एरर जो होता है ना इन एक्स, मैक्सिमम परसेंटेज एरर ये होगा, मैक्सिमम उसके ऊपर नहीं जा सकता, उससे कम हो सकता है बट उससे ऊपर नहीं जा सकता। अगर 13% नहीं दिया रहेगा तो आपका आंसर क्या रहेगा? ए और बी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके जेडब्ल्यू में आते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा 2 करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपका आंसर 13% नहीं है, बट आपको बोला मैक्सिमम एरर 13% हो सकता है, तो मिनिमम उससे भी कम हो सकता है, मतलब उसके नीचे भी एरर हो सकते हैं। तो 3% और 7% आपका आंसर रहेगा। क्लियर है क्या? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन एंड रीजनिंग वाला है। एसर्शन एंड रीजनिंग वाला पार्ट में बता देता हूँ आपको क्या है। एसर्शन मतलब एक स्टेटमेंट दिया रहता है, रीजन मतलब उसका शायद से वो उसका रीजन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स ईच प्रिंटेड एज एसर्शन एंड रीजन। व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चंस यू आर रिक्वायर्ड टू चूज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। मतलब क्या, पहला ऑप्शन क्या देखो, इफ बोथ एसर्शंस एंड रीजंस आर करेक्ट, मतलब एसर्शन भी बराबर है और रीजन भी बराबर है, ये दोनों स्टेटमेंट बराबर है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट बराबर है, बट यहाँ पे क्या लिखो दो, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन मतलब क्या, एक स्टेटमेंट दिया है और रीजन भी एक स्टेटमेंट है, बट असर्शन का जो स्टेटमेंट है उसका जो एक्सप्लेनेशन रीजन दे रहा है उसको। अगर ये रहेगा तो ऑप्शन ए बराबर रहेगा। आगे क्या बोला है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब अगर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, मतलब ये स्टेटमेंट भी बराबर, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट बराबर है, रीजन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट बराबर है, बट
इसका रीजन, इसका बराबर होने का रीजन ये नहीं रहेगा तो ऑप्शन बी रहेगा। सी में क्या बोला है, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब असर्शन का स्टेटमेंट बराबर है और रीजन का स्टेटमेंट बराबर नहीं है। स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं इसका सही होने का रीजन ये नहीं बोल रहा हूं मैं, असर्शन का स्टेटमेंट बराबर है, रीजन का स्टेटमेंट बराबर नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट है। असर्शन का भी रीजन, असर्शन का स्टेटमेंट भी गलत है, रीजन का स्टेटमेंट बराबर है, उल्टा होगा तो ये बी डी ऑप्शन। मतलब देखो मैं आपको बता दूं, वापस एक बार रिपीट करता हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट आप जैसी न्यूमेरिकल में जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल के थ्रू जाते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देख लेते क्या है, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास वेलोसिटी एंड वेलोसिटी आर, मास का परसेंटेज एरर है 1% और वेलोसिटी का परसेंटेज एरर है 2%। द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज 5%, मतलब काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर कितना है 5% है। तो ये स्टेटमेंट बराबर है कि नहीं देखना है। अपन स्टेटमेंट बराबर होने के लिए क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², मतलब अगर परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी लिखने का रहेगा तो परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। तो क्या आएगा, परसेंटेज एरर किसका, मास का कितना है परसेंटेज एरर 1 लिखेंगे सिर्फ, तो 2 इंटू वेलोसिटी का कितना है 2, तो आंसर कितना आएगा 1 + 4, आंसर क्या है 5। तो पहला स्टेटमेंट असर्शन वाला स्टेटमेंट बराबर है। अभी रीजन क्या है, रीजन क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला बराबर है क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है m, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लिकेशन की वजह से प्लस आ गया यहाँ पे, और स्क्वायर की वजह से 2 इधर आ गया और ये डेल्टा v अपन भी आ गया, तो ये रीजन भी बराबर है। और असर्शन सही होने का रीजन भी यही है, देखो ना असर्शन 5% होने का रीजन भी यही बन रहा है। क्लियर है। अगर यहाँ पे आंसर कुछ अलग आता, मतलब अलग आता, तो आपका स्टेटमेंट असर्शन बराबर होता है, रीजन क्या होता है इनकरेक्ट होता है। तो यहाँ पे दोनों भी बराबर है और असर्शन बराबर होने का रीजन क्या है, ये वाला रीजन बराबर है, तो आंसर क्या रहेगा, दोनों भी बराबर है। एंड द रीजन ऑफ, मतलब जो मैं देखता हूँ ये इस पे ऑप्शन में देखते पढ़ते दोनों भी बराबर है। पहली बात तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ये तो बराबर है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, हाँ बराबर है ना, कि इसका 5% आने का आंसर का एक्सप्लेनेशन यही है। और ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपको दिखेगा रीजन में। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सबको क्लियर है। नेक्स्ट वाले पार्ट पे तो ऑप्शन क्या रहेगा, इसका पहले वाले का ऑप्शन रहेगा ए, ऑप्शन क्या रहेगा ए, तो पहले वाले का ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 0.3%, द परमिसिबल एरर इन इट्स सरफेस एरिया इज, मतलब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का स्फीयर का 4πr², ये फॉर्मूला होता है। 4/3 πr³ होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, 4πr² होता है किसका फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला। तो मुझे बताओ अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो डेल्टा A अपॉन A इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा R अपॉन R, बराबर है। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 2 इंटू डेल्टा R, कहाँ पे डेल्टा R 3%, 0.3%, तो 0.3 करूँगा तो आंसर 0.6 आएगा। तो 0.6 ये तो बराबर है, असर्शन तो बराबर है, बट रीजन क्या बोला, परमिसिबल इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है क्या, नहीं फॉर्मूला क्या अपना ये वाला फॉर्मूला है। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पर असर्शन ट्रू है पर रीजन क्या है फॉल्स है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी क्या बोलते हैं, देखो असर्शन ट्रू है बट रीजन क्या है फॉल्स है। देखो अपन ने वही किया यहाँ पे, असर्शन जो है वो ट्रू है बट रीजन क्या है फॉल्स, रीजन ये होना चाहिए था। अगर ये यहाँ पे रहता था ना तो रीजन भी करेक्ट होता और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या आता था असर्शन, तो ऑप्शन ए आता था। यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा सी आएगा। सबको क्लियर है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये है कि ये लोग ने ये बोला है द मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर फाउंड टू बी, मास बोला है कितना 5 ± 0.05 kg और वॉल्यूम बोला गया है 1.00 ± 0.05 मीटर क्यूब।
रिस्पेक्टिवली. देन द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला आता है डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर उसके हिसाब से जाऊंगा, पूछा क्या है? द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर पूछा गया है. परसेंटेज एरर का फॉर्मूला डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी. ये फॉर्मूला है इनटू बट ऑब्वियसली 100. तो अगर डेल्टा एम अपॉन एम लिखा तो ये डेल्टा एम है और ये एम है. ये तो एम मतलब ये एम एम में रहता है, मतलब समझ लो ये मीन वाला पार्ट है, ये एम एम में रहता है प्लस और माइनस डेल्टा एम. ये वी एम होता है प्लस और माइनस डेल्टा वी. तो अगर पुट करूँगा तो ये आएगा 0.05 अपॉन 5 प्लस 0.05 अपॉन 1 इंटू क्या 100. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 0.05 प्लस 5 इंटू 0.05 अपॉन 5 इंटू 1 5 इंटू 100. क्लियर है? अगर यहाँ पे सॉल्व करना रहेगा ये आएगा 20 बराबर है. तो 0.05 ये आएगा 0.05 प्लस ये 5 इंटू 0.05 ये आएगा 0.25. तो अगर सॉल्व करूँगा तो आएगा 0.30 इंटू 20. तो आंसर क्या आएगा? 6%. अरे यार यहाँ पे लिख देता हूँ. वो एक्चुअली नीचे के टाइप पे, नीचे की जगह पे वो स्टाइलस वर्क नहीं होता. 6%. ऑप्शन कौन सा? ए. क्लियर है? ये वाला पार्ट डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? और कितने क्वेश्चंस है? एक ही क्वेश्चन बचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. द मेजर यू मेजर टू क्वांटिटीज ए दिया गया है कितना? 1.0 मीटर प्लस 0.2, मतलब ए की वैल्यू दी है 1.0 प्लस और माइनस 0.2 मीटर और बी की वैल्यू दी है 2.0 प्लस और माइनस 0.2 मीटर. व्हाट वी शुड रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब रूट ए बी का करेक्ट वैल्यू निकालना है. अभी ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मीन एरर निकालेंगे. ए बी का मीन एरर निकालेंगे. तो इसको लिखूंगा तो ये ऐसे बनेगा ए एम प्लस और माइनस डेल्टा ए और ये आएगा बी एम प्लस और माइनस डेल्टा बी बराबर है. अगर मुझे सबसे पहले इसको सॉल्व करना है और इसको बोलूँगा एक्स, लिखता हूँ मैं इसको, तो एक्स एम क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ ए एम इंटू बी एम, क्योंकि इसके लिए ऑपरेशन सेम रहेगा. ऑपरेशन सेम है तो आंसर रहेगा 1 इंटू 2 जो कि आएगा √2. आंसर रहेगा 1.414. अभी ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन किया है तो मल्टीप्लिकेशन किसका किया है? 1 और 2.0 का. ध्यान दो अब यहाँ 1 और 1.0 और 2.0 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हम लोग को राउंड ऑफ करने का है. राउंड ऑफ क्या करूँगा? मोस्ट प्रिसाइज लेस प्रिसाइज वैल्यू कौन सी? 1 या फिर 2.0, कोई भी ले लो तो भी चलेगा. उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? उसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2. देखो 1.0 या फिर 2.0 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 2. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूँगा तो आंसर कितना आएगा? 1.4. तो मुझे बताओ एक्स एम की वैल्यू कितनी आएगी? 1.4. यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे जाते हैं. आगे मुझे क्या निकालने को बोला है? आगे उन्होंने बोला है कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एम ये निकालूँ, क्योंकि मुझे डेल्टा एक्स भी निकालना है. एक्चुअली मेरे को ये फॉर्मेट में पुट करना है, ये फॉर्मेट में, तो मुझे डेल्टा एक्स भी निकालना है. डेल्टा एक्स निकालने के लिए करूँगा हाफ डेल्टा, क्योंकि ये रूट में ना, रूट मतलब क्या होता है? हाफ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस हाफ डेल्टा बी अपॉन बी, क्योंकि दोनों को भी रूट, ये ऐसे लिख सकता हूँ ए अपॉन 1/2 बी अपॉन 1/2. अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आएगा 1/2 डेल्टा है कितना है? 0.2 अपॉन 1.0 प्लस 0.2 अपॉन 2.0. 1/2 को बाहर लेके आया. तो अगर ये सॉल्व करता तो ये ऐसे कुछ आएगा 1/2 इंटू 0.4
प्लस 0.2 अपॉन, ये अगर मल्टीप्लाई कर तो ये 2.0 इंटू 1.02 आएगा, बराबर है। तो ये आएगा 2.0, तो मल्टीप्लाई कर तो ये 0.6 अपॉन 2.0, बराबर है। ये आ गया डेल्टा, ये आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एम, बराबर है। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एम की वैल्यू ये आ गई। मुझे बताओ, मुझे डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसे करूँगा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0.6 अपॉन 2.0, इसको ऊपर लेके जाओ यहाँ पे इंटू एक्स एम, तो 0.6 अपॉन 2.0, एक्स एम की वैल्यू कितनी है 1.4। तो मैं ये लिखता हूँ, आगे वाले पेज पे लिखता हूँ। तो ऐसे आ रहा है डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.6 अपॉन, ओके यहाँ पे 2 भी है, सॉरी यहाँ पे 2 भी है, ये गलती मत करना, मैंने गलती कर दी वो। तो 0.6 अपॉन 2 इंटू 2.0 इंटू 1.4, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू कुछ आ रही है 0.21, बराबर है। ये 0.21 आया। मुझे बताओ सबसे लेस प्रीसाइज वैल्यू कौन सी, ये वाली। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक। अगर इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर एक है तो मुझे राउंड ऑफ कहाँ तक करना पड़ेगा, एक तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.2 राउंड ऑफ करने के बाद। क्लियर यहाँ तक। अभी मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स एम प्लस और माइनस डेल्टा एक्स। एक्स एम की वैल्यू कितनी है, एक्स एम की वैल्यू अपन ने निकाली, देखो एक्स एम की वैल्यू कितनी है 1.4, बराबर है। तो आएगा 1.4 प्लस और माइनस 0.2 है क्या ऑप्शन में, 1.4 प्लस और माइनस 0.2। अगर क्वेश्चन में ऐसे भी रहता है ना कि यहाँ पे इसके बदले यहाँ पे 2 लिखा रहता, 2 सपोज ऐसे बोल रहा हूँ मैं, तो 1.41 प्लस और माइनस 0.2, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। अपन राउंड ऑफ करने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है 1.4। तो राउंड ऑफ करने को मत भूलो, राउंड ऑफ करने को। अगर राउंड ऑफ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आपका आंसर गलत आ सकता है। अगर ऑप्शन सेम रहेंगे, देखो ऑप्शन सेम लग रहे, सिर्फ यहाँ पे 4.1 है और यहाँ पे सिर्फ 1.4 है। क्लियर है, दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। एक बार वापस देखो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली टेक्निक्स भी यूज़ की गई है और एरर्स वाली टेक्निक्स भी यूज़ की है। तो तीनों कंसेप्ट को साथ में क्लब करके क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गिर सकते हैं आपके। आपको पता है कि एक्स डेल्टा एक्स कैसे निकालना है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एम से निकालना है। क्लियर है ये वाला पार्ट। तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर के से लिस्ट काउंट की बात करेंगे, उसके एरर्स की बात करेंगे, वो सब बात करेंगे। और ये 2 इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट के लिए, वो अगले लेक्चर में बात करेंगे, जेडब्ल्यू के अगले लेक्चर में। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया रहेगा। तो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करना मत बोलो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। टिल देन, बाय बाय।